नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं परासरण व परासरण दाब, समपरासरी विलयन, प्रतिपरासरण क्या होता है, परासरण दाब के फार्मूले क्या होते हैं। आज हम इन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे परासरण क्या है, ऑस्मोसिस, और परासरण दाब क्या है ये देखेंगे। तो परासरण में देखेंगे क्या होता है, एक झिल्ली होती है, पहले इसको हम समझ लेते हैं। परासरण के लिए आवश्यक क्या होता है, एक झिल्ली का नाम है अर्धपारगम झिल्ली या सीमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। सीमी परमेबल मेम्ब्रेन्स का मतलब होता है अर्धपारगम झिल्ली। अब ये झिल्ली क्या करती है, ये इस प्रकार की झिल्लियां होती हैं कि जो केवल विलायक के कणों को जाने देती है। ठीक है, तो परासरण क्रिया में एक झिल्ली आवश्यक होती है और उस झिल्ली का नाम है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स या अर्धपारगम झिल्ली। यह झिल्ली केवल विलायक यानी पानी के कणों को ही जाने देती है और बाकी अन्य कणों को, विलेय के कणों को जाने नहीं देती है। ऐसी झिल्लियों को हम क्या कहते हैं, अर्धपारगम झिल्ली। और जो क्रिया होती है उस क्रिया को कहेंगे परासरण क्रिया या ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस का बहुत सारा उदाहरण हम देख सकते हैं कि पौधों में भी परासरण की क्रियाएं होती हैं। उसमें केवल जो पानी में घुलनशील, मतलब पानी को जब ऊपर चढ़ना होता तो अन्य चीज नहीं जा पाते। इसके अलावा शरीर के अंदर भी कई प्रकार के ऐसे सेलें हैं कोशिका के अंदर जो इस विलायक के कणों को जाने देती हैं और बाकी को नहीं जाने देती। इसके अलावा छिपकली वाला उदाहरण भी आप ले सकते हो कि छिपकली अगर किसी अचार में गिर गई हो तो उस मर चुकी हो तो उसमें का पानी, शुद्ध पानी उसमें आ जाएगा। किसके द्वारा आता है, उसके अंदर का पानी किसके द्वारा आता है, यह उस झिल्ली के द्वारा आता है जो केवल पानी, शुद्ध पानी को जाने देती है, यानी विलायक के कणों को जाने देती है और बाकी को जाने नहीं देती। इसके अलावा परासरण के और भी उदाहरण आप देख सकते हो। परासरण के और उदाहरण है जैसे समुद्र वाली मछली को अगर शुद्ध जल में या नदी वाले जल में डाल दिया जाए, शुद्ध जल या किसी जलाशय में अलग से लाकर डाल दिया जाए तो क्या होगा कि समुद्र का जल क्या होता है, बहुत गाढ़ा होता है, लवणता ज्यादा होती है, सांद्रता ज्यादा होती है। और उसके बाद जो नदी का जल है उसमें लवणता कम होती है, यानी सांद्रता कम होती है। तो होता क्या है कि विलायक, इसमें क्या होता है कि परासरण में विलायक के कण हमेशा जो है उस झिल्ली से होकर जाएंगे। मतलब मेन कंसेप्ट आप समझना, इसको देखो बता रहे हैं। परासरण वह क्रिया है जिसमें अर्धपारगम झिल्ली से होकर के विलायक के कण विलयन में अथवा विलायक के कण तनु विलयन से, विलायक के कण विलयन में या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर कौन जाते हैं, विलायक के कण। तो परासरण वह क्रिया है जिसमें विलायक के कण तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह होता है एक झिल्ली के माध्यम से, उसे हम कहते हैं परासरण। तो होता क्या है कि जब उस मछली को इस वाले जलाशय में डालेंगे तो पानी उनके अंदर का, मतलब यह पानी उनके अंदर क्या हो जाएगा, तनु विलयन से सांद्र विलयन, तो यह वाला पानी उनके अंदर भर जाएगा तो उसके अंदर पानी की मात्रा अधिक हो जाएगी, मछली जो है फट जाएगी। इसके अलावा अगर इस वाली मछली को, कौन सी, जलाशय वाली मछली को, जलाशय मतलब तालाब वाली मछली को अगर हम समुद्र में डाल देते हैं तो क्या होगा, वहां पर समुद्र में लवणता ज्यादा होती है और यहाँ पे जो सांद्रता कम होती है पानी की, तो पानी क्या करेगा, इस मछली को जब उसमें डालेंगे तो इस मछली में लवणता, इसके अंदर की जो मात्रा है लवणता कम है, सांद्रता कम है, तो उसके अंदर का पानी क्या हो जाएगा, मतलब
इसको उसमें डालेंगे तो इसके मछली के अंदर का पानी समुद्र में निकल करके चला जाएगा, इससे मछली सूख जाएगी, यानी उससे भी मर जाएगी। तो ये सारी क्रियाएं जो हम पढ़ते हैं, जो हम ये सब क्या है, परासरण क्रिया है। तो हम परासरण की परिभाषा पहले लिखते हैं। आशा है कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। तो परासरण में मेन बात यह है, एक झिल्ली होती है जिसमें विलायक के कण विलयन की ओर या तन विलयन से विलायक के कण सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह करते हैं, ऐसी क्रिया को कहते हैं परासरण। लेकिन शर्त है अर्धपारगम झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होनी आवश्यक है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं परासरण। देखो हमने इतना थोड़ा आपको बताया, इससे आपको थोड़ा पढ़ने में रुचि पैदा होगी। तो परासरण क्रिया बहुत आवश्यक होती है, पौधों के लिए, जंतुओं के लिए, अन्य सबके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, परासरण पहले हम देख लेते हैं, तब इसके बाद। तो देखिए हमारे पहला हमारा है परासरण। देखो यहाँ परिभाषा है परासरण। तो जो परासरण की क्रिया देखेंगे, विलायक के अणुओं का ध्यान रखना इसको, विलायक के अणुओं का विलायक के अणुओं का इसको हम लिखेंगे अर्धपारगम झिल्ली से होकर, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली से होकर, अर्धपारगम, इसको भूल गए, अर्धपारगम, पारगम पारे नहीं होगा, अर्धपारगम विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली से होकर, अर्धपारगम झिल्ली से होकर मतलब विलायक के जो अणु है अर्धपारगम झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, सांद्र विलयन की ओर, विलयन की ओर स्वतः प्रवाह, स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। तो विलायक के अणुओं का देखो शर्त यहाँ पे है, किसके अणुओं का, विलायक के अणुओं का, ध्यान रखना, विलायक के अणुओं का, पानी के अणु, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। तो कहेंगे विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। तो परासरण की परिभाषाएं हमने इसमें देख ली है। तो यह वाला जो हमारा पॉइंट था क्या था, परासरण। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना, यह हमने क्या लिख दिया इसके बारे में, परासरण की परिभाषा लिख दी। ठीक है, अब हम देखेंगे इसको, हम समझाते हैं कैसे होता है। देखो एक पात्र लेते हैं,
एक पात्र ले रहे हैं, देखो यह पात्र है, ठीक है। इन पात्र को एक झिल्ली आती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसे अर्धपारगम झिल्ली का, उस झिल्ली को क्या करते हैं, यहाँ रख देते हैं और नीचे कोई विलयन ले लेते हैं। नीचे कोई क्या लेते हैं, विलयन। नीचे क्या ले रहे हैं, विलयन ले रहे हैं, जिसमें विलेय और विलायक दोनों के क्या होते हैं, कण। देखो ये जो कण दिखाए गए हैं, बड़े वाले कण को हम मान लेते हैं विलयन के कण हैं, विलायक के कण हैं, और जो छोटे छोटे दिखाए गए हैं बूंदी बूंदी, वह क्या है, विलेय। तो ये जो कण है, अच्छा इस वाले का नाम है विलायक के कण, विलायक के कण, विलायक के कण है। यह जो कण है किसके कण है, विलेय का कण, विलेय का कण, किसका कण है, विलेय का कण। अच्छा यह क्या कहलाएगा, विलयन, क्या कहलाएगा, विलयन सॉल्यूशन। अब इसमें क्या कर रहा है, अर्धपारगम झिल्ली से विलयन, और यहाँ पे हम कण ले रहे हैं, कौन सा कण ले रहे हैं, विलायक के कण। कौन से कणों को ले रहे हैं, विलायक के कणों को ले रहे हैं, ठीक है। इसके कणों को ले रहे हैं, विलायक के कणों को ले रहे हैं। तो अर्धपारगम झिल्ली से देखो क्या, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, या तन विलयन से शांत विलयन की ओर स्वतः प्रवाह। किसका स्वतः प्रवाह, ये जो कण है इसका प्रवाह देखना है। ये जो कण दिखाए गए किसके, विलायक के कण स्वतः क्या होते हैं, इस वाले कण को क्या कहेंगे, यह है विलायक। तो विलायक के जो कण स्वतः प्रवाह होते हैं, तो इसी क्रिया को क्या नाम देते हैं, परासरण। जो ये क्रिया हो रही है, इसी क्रिया को हम कह देंगे परासरण। मतलब एक झिल्ली होती है, उसमें से पानी के कण तनु से सांद्र की ओर अपने आप स्वतः ग्रहण जाते हैं, उसी क्रिया को कहेंगे परासरण, हम कह देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने परासरण को देख लिया, ठीक है। अब हम इसी में देख लेते हैं, एक पॉइंट आता है परासरण के बाद विसरण शब्द आता है, एक शब्द आता है विसरण, 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 डिफ्यूजन इसको इंग्लिश में लिखते हैं, विसरण लिख देते हैं, डिफ्यूजन। विसरण को क्या लिखेंगे, डिफ्यूजन। विसरण, विसरण क्या होता है इसको जानेंगे। देखो विसरण में क्या होता है, किसी भी झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, विलेय और विलायक को सीधे संपर्क में लगाते हैं। विलेय के कण और विलायक के कणों को क्या करते हैं, सीधे संपर्क में हम उसको रख देते हैं। तो कहेंगे, या ऐसे कह सकते हैं कि विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को सीधे संपर्क में रख दिया जाता है, तो उसमें विलेय और विलायक के कण दोनों गति करने लगते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विसरण कह देते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे, विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को मिलाए जाने पर, इसको हम लिख देंगे, विभिन्न सांद्रता वाले, विभिन्न सांद्रता वाले, विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को क्या करना है, उनको सीधे संपर्क में रख देना है। विलयनों को सीधे संपर्क में मिला दिया जाए, या कह दिया मैंने विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को सीधे संपर्क में रख दिया जाता है, तो विलेय और विलायक के कण क्या होते हैं, दोनों गत करते हैं विभिन्न दिशाओं में, इसी को कहते हैं विसरण। इसको ऐसे समझेंगे, तो इसको पूरा करते हैं। जैसे एक रूम है, रूम क्या है, ये रूम है, रूम में हमें एक इत्र या कोई सुगंधित वस्तु या अगरबत्ती को हम छोड़ देते हैं, तो देखते हैं कुछ समय में पूरा रूम में वह सुगंध आ जाती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो अगरबत्ती है या जो इत्र है उसकी सांद्रता ज़्यादा है, और जो रूम है उसकी सांद्रता कम है। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि उच्च सांद्रता से, माने
उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो विलयन के कण होते हैं, विलय के कण होती हैं, वह जब जाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? विसरण। इसमें सीधा संपर्क होता है, किसी झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो कहेंगे विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को मिलाए जाने पर, मिलाए जाने पर, मिलाए जाने पर, विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को मिलाए जाने पर विलेय और विलायक, विलेय और विलायक की वह प्रवृत्ति, विलेय और विलायक की वह प्रवृत्ति जिसके कारण दोनों की सांद्रताएं समान हो जाती है, जिसके कारण दोनों की सांद्रताएं क्या हो जाए? समान हो जाए, समान हो जाए। क्या कहलाता है? विसरण। तो इसमें जो कह रहा है कि विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों के मिलाए जाने पर विलेय तथा विलायक की विपरीत जिसके कारण विलयन की सांद्रता क्या हो जाए? जिसके कारण दोनों की सांद्रता समान हो जाए। समान हो जाए माने किसकी सांद्रता? दोनों की, यानी विलयन की। यहाँ पे दोनों की सांद्रता का मतलब यहाँ पे आप समझ लेना किसकी सांद्रता? विलयन की। दोनों की सांद्रता अगर समान होगी तो विलयन की सांद्रता समान हो जाएगी। तो कहेंगे विभिन्न सांद्रता वाले, देखो ये विसरण की परिभाषा है, विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को मिलाए जाने पर विलेय और विलायक की वह प्रवृत्ति जिसके कारण, यहाँ पर लिखते हैं जिसके कारण दोनों यानी विलयन की सांद्रता समान हो जाती है। इसको लिखेंगे जिसके कारण दोनों यानी विलयन की सांद्रता क्या हो जाती है? समान हो जाए, उसको क्या नाम देते हैं? विसरण कहते हैं। ठीक है, तो हम यह देख लेते हैं विलयन। ओके, ठीक। विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को मिलाए जाने पर विलेय और विलायक की वह प्रवृत्ति जिसके कारण दोनों यानी विलयन की सांद्रता, जिसके कारण विलयन की सांद्रता समान हो जाए, क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। ठीक है, सॉरी, विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विसरण। तो परासरण देख लिया हमने और विसरण देख लिया। अब देखो दोनों में अंतर कर दे रहे हैं, इसको लिखेंगे नहीं। ठीक है, समझ लेना, अंतर कर दे रहे हैं, इसको लिखेंगे नहीं। अंतर क्या? देखो परासरण और विसरण में अंतर क्या है? परासरण में क्या है कि अर्धपारगम झिल्ली का होना आवश्यक है परासरण में, जबकि विसरण में किसी अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, फिर देखो विसरण में विलयन और विलायक के कणों को या विभिन्न सांद्रता के विलयनों को एक झिल्ली के द्वारा पृथक रखा जाता, जबकि इनको सीधे संपर्क में रख देते हैं। इनको क्या करते हैं? सीधे संपर्क में रख देते हैं। इसमें क्या होता है? विलायक के कण तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, सांद्र माने गाढ़े विलयन की ओर जाते हैं। इसमें क्या होता है? विलायक विलेय माने कहेंगे अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, चाहे विलायक के कण हो चाहे विलेय के कण। या हम कह सकते हैं कि विलेय के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आते हैं। जैसे इत्र घुल रहा है, किसमें? हवा में। हवा घोल रही है तो हवा विलायक हो गई, तो सांद्रता क्या? कम है विलायक का। विलेय की सांद्रता ज्यादा है तो विलेय की सांद्रता ज्यादा होती है। तो विलेय की सांद्रता ज्यादा और विलायक की सांद्रता कम होती है। इत्र की सांद्रता ज्यादा और हवा की सांद्रता कम है, इस वजह से इत्र उसमें क्या होता है? हवा में घुल जाता है।
तो इसमें पार्ट मतलब उसकी आवश्यकता नहीं होती, इसमें आवश्यकता होती है। तो यह बातें यहाँ तक समझ में आ गई। अब देखो, अगर पूछे कि बताओ परासरण एक दिशा में होता है कि दो दिशा में होता है, तो कहेंगे परासरण एक दिशा में होता है जबकि विसरण कई दिशाओं में होता है। विसरण के लिए सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर गमन करता है, जबकि परासरण में विलायक के कण तनु से सांद्र की ओर। इनमें सांद्र से तनु, इसमें तनु से सांद्र। तनु माने होता है पतला, ठीक है। ये हमने इसको देख लिया, परासरण की क्रिया और विसरण में अंतर। तो क्या क्या पॉइंट हमने गिनवाए, इसको आप ध्यान रखना। इसमें अर्धपारगम झिल्ली होगी, इसमें नहीं होगी। इसमें क्या है, दो विलयनों को झिल्ली से पृथक करते हैं, इसको पृथक नहीं करते, इसमें सीधा संपर्क रखते हैं। इसमें सांद्र से तन की ओर जाता है, इसमें तनु से सांद्र की ओर विलायक के कर जाते हैं, ठीक है। और ये एक दिशा में होता है और एक विभिन्न दिशाओं में हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब आगे हम देखते हैं अगला पॉइंट, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा और पढ़ने के बाद जब अपनी बुकों को पढ़ेंगे तो और ज्यादा बातें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं परासरण, क्या नाम उसका, प्रतिपरासरण एक होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। प्रतिपरासरण, इसको देख लेते हैं जल्दी से। प्रति परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, प्रतिपरासरण का मतलब होता है कि इसमें उल्टा काम किया जाता है। इसको हमें देखना होता है कि प्रतिपरासरण क्या होता है। देखो प्रतिपरासरण, तो प्रतिपरासरण में ये स्पेलिंग में ई रहेगा यहाँ पे, REVERESE। पहली बात तो एक पॉइंट हम यहाँ पे समझ लेते हैं, उससे पहले प्रतिपरासरण से एक पॉइंट हम पहले समझ लेते हैं तब इसको बताएंगे। एक होता है परासरण दाब, एक होता है परासरण दाब, इंग्लिश में लिखते हैं ऑस्मोसिस प्रेशर। ऑस्मोसिस प्रेशर इसको कहते हैं, ठीक है। परासरण दाब समझ लेते हैं तब इसको हम प्रतिपरासरण को आसानी से आपको समझा देंगे। इसको लिखेंगे प्रतिपरासरण, बीच में गैप होता है, प्रतिपरासरण, ठीक है। देखो अब परासरण क्या होता है, परासरण दाब समझते हैं। यहाँ पर देखो हमने बनाया है, ये जो फिगर बनाया है परासरण दाब समझ लीजिए। सवाल लगते हैं इस पर, फार्मूले भी हम इसको देखेंगे, बहुत ध्यान से देखना इसको। पर देखो ये हमने एक बीकर लिया है और इसमें हमने यहाँ पर विलयन भर दिया, यहाँ पे विलायक है, पार्चमेंट झिल्ली से अलग कर दिया, तो विलायक के कण विलयन की ओर स्वतः प्रवाह करते, केवल विलायक के कण, ठीक है। अब क्या होगा, ये देखो परासरण की क्रिया हो रही है, कौन सी क्रिया, परासरण की क्रिया। अगर यही परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, देखो परासरण क्रिया क्या हो रही है, विलायक से विलयन की ओर हो रही है। अगर परासरण की क्रिया को रोका जाए तो विलयन पर बाहर से हमें क्या करना पड़ेगा, एक दबाव लगाना पड़ेगा। बाहर से क्या करना पड़ेगा, एक दाब, प्रेशर लगाना पड़ेगा। सुनो इसको अच्छे से। विलयन विलयन और विलायक को जब अर्धपारगम झिल्ली से पृथक करते हैं तो विलायक के कण विलयन की ओर स्वतः जाते हैं, लेकिन इसी इसी क्रिया का नाम है कौन सी क्रिया, परासरण क्रिया। और परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया बाह्य दाब ही क्या कहलाता है, परासरण। तो हम कहेंगे परासरण की क्रिया को रोकने के लिए इसमें लिखना है परासरण की क्रिया को, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया, ध्यान रखना किस पर लगाना है, विलयन, विलयन पर लगाया गया बाह्य दाब,
लगाया गया बाह्य दाब क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब कहलाता है। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर, विलयन पर है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है, विलयन पर लगाया गया बाह्य दाब परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया बाह्य दाब क्या कहलाता है? परासरण दाब। और देखो, आप परासरण दाब का फार्मूला होता है, फार्मूला अगर हम निकालें तो इसको हम परासरण निकाल सकते हैं आदर्श गैस समीकरण से। सूत्र लिखेंगे आदर्श गैस समीकरण से, आदर्श गैस समीकरण से, ध्यान रखना इसको, आदर्श गैस समीकरण से हम इसका फार्मूला लिखने की कोशिश कर रहे हैं। आदर्श गैस समीकरण से इसके फार्मूले को यहाँ लिखने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, आदर्श गैस समीकरण का क्या फार्मूला है? पीबी बराबर एन आर टी। पीबी बराबर क्या होता है? एन आर टी होता है। ठीक है, यहाँ तक पीबी बराबर क्या होता है? एन आर टी। अब देखो क्या है, अब इसमें बी को इधर कर देते हैं, आर करके लिख सकते हैं। पी को जब हम इधर, बी को इधर करेंगे तो एन बटे क्या होता है? वी, और यह हो जाएगा आर टी। क्या हो जाएगा? आर टी। पी माने क्या है? परासरण दाब। परासरण दाब को क्या प्रदर्शित करते हैं? इसे पाई से या पी से प्रदर्शित करते हैं। इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं? या तो पाई से प्रदर्शित करेंगे या तो पी से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो पीबी बराबर एन आर टी आदर्श गैस समीकरण से फार्मूला होता है, और पी बराबर एन बटा बी, बी को इधर कर दिया, इतना लिखेंगे। तो एन क्या है? मोलों की संख्या। पी सुनो, पी क्या है? परासरण दाब है। एन मोलों की संख्या है। बी आयतन है। आर क्या है? गैस नियतांक है। टी क्या है? परम ताप। ठीक है, अब देखो, मोल बटे आयतन को क्या कहते हैं? मोल बटे आयतन को क्या कहते हैं? सांद्रता, कंसंट्रेशन। तो इस आधार पर P बराबर कितना आ जाएगा? CRT। P बराबर कितना आ जाएगा? CRT। तो P के स्थान पर चाहे पाई रखो या P रहने दो। CRT, C क्या है? सांद्रता है, तो यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि C बराबर होता है N बटे B। C बटे एन बटे बी मतलब मोलों की संख्या होगी। ठीक है, और यहाँ और समझेंगे, क्योंकि एन बराबर होता है स्मॉल w, विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार। स्मॉल एन बराबर होता है मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय के भार मान भार बटे अनुभार। तो जब हम इस सूत्र में रखेंगे तो एक सूत्र तो हमारा P बराबर एन बी बटे आर हो गया, या P बराबर CRT हो गया। अगर डायरेक्ट आपको सांद्रता दी गई हो तो P बराबर CRT लगाना है। अगर आपको मोलों की संख्या और आयतन दिया है तो आप डायरेक्ट यह सूत्र लगाओ। अगर आपको भार दिया है तो आप यहाँ से इस सूत्र को लिख सकते हो, P बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m आर। यह फार्मूला आप भी यूज कर सकते हो। P बराबर स्मॉल w बटे एम आर टी। पी बी बराबर एन आर टी, पी बराबर एन बी आर टी। एन बी को इधर कर दिया, एन बटे बी हो गया। एन बटे बी सांद्रता होता है, तो पी बराबर सी आर टी हो गया। चूंकि सी बराबर एन बटा बी, इसी वजह से ये लिखा गया। और एन बराबर होता है स्मॉल डब्ल्यू बटे एम, तो पी बराबर स्मॉल डब्ल्यू बटे एम आर टी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर प्रतिपरासरण देखते हैं। तो प्रतिपरासरण का मतलब कह रहा है कि अगर प्रतिपरासरण का मतलब होता है कि विलायक के कण विलयन की ओर आ रहे हैं। विलायक के कण किधर आ रहे हैं? विलयन की ओर। विलायक के कण किधर आ रहे हैं? विलयन की ओर। ठीक है, विलायक के कण विलयन की ओर अगर आ रहे हैं तो
प्रतिपरासरण का मतलब क्या करना है, आपको विलयन से विलायक के कणों को विलायक की ओर जाना है। मतलब विलयन से जो विलायक के कण है उसको किधर करना है, शुद्ध पानी निकालना। माने इसमें से जैसे समझ लेना है, मान लेते हैं समुद्र का जल है, यह क्या है, समुद्र का जल है। समुद्र के जल में नमक भी होता है, पानी भी होते हैं, ठीक है। तो हमें केवल पानी चाहिए, क्या चाहिए, केवल पानी चाहिए। तो क्या करते हैं, ये विलयन पर जो परासरण दाब की क्रिया है, परासरण क्रिया को रोक दिया गया है। अगर परासरण की क्रिया से ज्यादा दाब अगर लगा देते हैं, परासरण की क्रिया से ज्यादा दाब विलयन पर लगा देते हैं तो विलयन के अंदर का पानी सीधे विलायक की ओर जाने लगेगा। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, प्रतिपरासरण। समझ में आई बात। भाई परासरण को रोकने के लिए जो विलयन पर दाब लगा, परासरण दाब कहलाता है। अगर परासरण दाब से ज्यादा दाब लगा देते हैं तो विलायक के कण विलयन में से, यानी सांद्र विलयन में से तन विलयन की ओर स्वतः जाने लगते हैं या पानी की ओर स्वतः जाने लगते हैं। तो समुद्रों में जो जल को शुद्ध किया जाता है, पीने लायक बनाया जाता है, उसमें इसी विधि का उपयोग किया जाता है, प्रतिपरासरण। इसमें पानी, जो समुद्र का जो जल होता है, सांद्रता ज्यादा होती है। इस वजह से क्या होता है कि उसके अंदर के पानी को परासरण दाब से ज्यादा परासरण दाब लगा दिया जाता है। माने ज्यादा दाब, परासरण दाब से ज्यादा दाब विलयन पर लगाते हैं। पानी के कण उस झिल्ली से होकर के केवल पानी के कण आते हैं और शुद्ध पानी हमें मिल जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि यदि विलयन पर लगाया गया दाब, इसको लिखेंगे, यदि विलयन पर लगाया गया, यदि विलयन पर लगाया गया दाब, कैसे लिख रहे हैं भाई, यदि विलयन पर लगाया गया बाह्य दाब, यदि विलयन पर लगाया गया बाह्य दाब परासरण दाब से अधिक है, परासरण दाब से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो परासरण दाब से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो विलायक हो जाए, तो विलायक अर्धपारगम झिल्ली से होकर, विलायक अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर अर्ध, तो विलायक है, इसको थोड़ा सही लिखो, तो विलायक अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलयन से, सेट नहीं बैठ रहा है इसको, सही है। यदि विलयन पर लगाया गया बाह्य दाब परासरण दाब से अधिक हो जाए तो विलायक अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलयन से विलायक की ओर स्वतः जाने लगता है, विलायक की ओर जाने लगता है। इसी को क्या कहते हैं, प्रतिपरासरण कहते हैं। तो इसमें देखना है प्रतिपरासरण, या आपको समझना है, यदि विलयन पर लगाया गया बाह्य दाब परासरण दाब से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो विलायक अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलयन से विलायक की ओर जाने लगता है, विलायक अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलयन से विलायक की ओर क्या होने लगता है, जाने लगता है।
इसी को क्या कहते हैं, प्रतिपरासरण या क्या कहते हैं, उत्क्रम परासरण भी कहते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम इसमें केवल देखेंगे समपराशरी विलयन क्या होता है। समपराशरी विलयन में दोनों के परासरण दाब समान होते हैं। आज इतना कंसेप्ट हमने समझ लिया। परासरण पूछा जा सकता है, विसरण पूछा जा सकता है, दोनों में अंतर पूछे जा सकते हैं। प्रतिपरासरण क्या, इसका एग्जाम्पल आप समझना, समुद्र के जल को शुद्ध करने की विधि किस पर सिद्धांत पर आधारित है, प्रतिपरासरण पर आधारित। ठीक है, जो हमारा प्योरीफाई है उस वही सिद्धांत, उसमें भी वही सिद्धांत है। परासरण दाब यह है, फार्मूला आपको ध्यान रखना। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में अब इसके सवालों को हम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।